हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इसमें हमने किसी सरफेस को रख दिया परपेंडिकुलर, फील्ड की परपेंडिकुलर रख दिया इस एरिया को, यानी इस सरफेस को रख दिया है। तो ये जो सरफेस है वो हमारी ये वर्चुअल सरफेस होती है भाई। ठीक है, रियल नहीं होती है, ये वर्चुअली होती है। ठीक है, और सपोज हमने यहाँ पर ये इसका जो एरिया है, टोटल टोटल एरिया कितना है सरफेस का, वो एस है, टोटल एरिया। ठीक है, और जैसे इसे परपेंडिकुलर हमने रखा है, तो आप देख रहे हैं कि फील्ड के अंदर रखा है, तो इस सरफेस से भी फील्ड पास होने लगेगा। ठीक है ना, यानी कि फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने लग जाएंगी। ठीक है, तो अब आप एक काम कीजिए, टोटल टोटल पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट कर लीजिए आप। तो जो भी टोटल आएगा इनका काउंट होकर के वही होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यही हमने अपनी डेफिनेशन में लिखा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट नॉर्मली पास थ्रू दैट सरफेस, यानी किसी भी सरफेस से जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखी गई है। ठीक है, पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होगी है ना, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिस थ्रू दैट सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमने एक स्मॉल एरिया लिया है ds, और इसमें हमने एरियल वेक्टर ds वेक्टर ड्रॉ किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपका इधर है ही, और सपोज इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, ठीक है, कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी फाई थ्रो ए स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस वैक्टर टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर एट एन एंगल थीटा विद डी एस इज डी फाई ई। तो अगर मान के चलिए कोई एक स्मॉल एरिया डी एस है, ठीक है, स्मॉल सरफेस ले ली हमने इसकी डी एस, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर, ठीक है, रखा हुआ है। और कैसा रखा हुआ है, अब आप देख रहे हैं कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच अगर थीटा एंगल बना होता है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम काउंट करते हैं वो कैसे करते हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो हम डी फाई ई की वैल्यू निकालेंगे। डी फाई ई क्या है, स्मॉल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स, और अगर हमें पूरे सरफेस से निकालना है पास होने वाला फ्लक्स, तो हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बाद में। तो डी फाई कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर का आप क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से जब वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पर, और सपोज यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा था, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा होता है। तो डी फाई ई या तो आप ऐसे लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या फिर ई डी एस कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ओवर द होल सरफेस एज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, अगर हमें इस पूरी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो अभी मैंने बताया था आप क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आप इसका होल इंटीग्रेशन कर दीजिए सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो ये ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की वैल्यू यहाँ से उठा लिख दीजिए, यहाँ से ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो ई है वो फिक्स है, इसको बाहर कर दीजिए, तो इंटीग्रल डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। और इंटीग्रल डी एस जो होता है, डी एस का क्या हो गया, डी एस का इंटीग्रेशन मतलब टोटल टोटल एरिया हो गया, और टोटल एरिया हमने क्या सपोज कर रखा है, वो एस मान रखा है टोटल। डी एस कितना, वो तो इतने का है इस छोटे वाले एलिमेंट का, और इंटीग्रल डी एस क्या हो जाएगा, ये पूरी सरफेस का हो जाएगा एरिया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसे हटा करके एस लिख सकते हैं, तो ई एस कॉस थीटा हो जाएगा, वेयर इंटीग्रल डी एस कितना है, एस है। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगी। और 11th क्लास में आपने अच्छे से इन सब चीज़ों को निकाला होगा, इसलिए मैंने ढंग से समझाया नहीं है इसको। ठीक है ना, आप खुद ही निकाल सकते हैं, 11th क्लास में आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा यूनिट कैसे निकालते हैं, ऐसा यूनिट है ये इसकी, और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ये, आप ये खुद निकाल सकते हैं भाई। अब आते हैं इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं भाई। तो स्पेशल केस नंबर फर्स्ट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और एरिया वेक्टर लिया जो हमने इसका डी एस वेक्टर, वो दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन मतलब ई वेक्टर भी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपका डी एस वेक्टर भी है। और इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फील्ड है ना ई के साथ जो सरफेस रखी है वो कैसे रखी है, परपेंडिकुलर रखी है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर तो आपका सेम डायरेक्शन में है, बट
सरफेस और ई वेक्टर यानी फील्ड और सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों ही अलग बातें हैं, सॉरी दोनों ही कहने का तरीका अलग है, बट दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, एक ही कंडीशन है दोनों की, ठीक है। दैट इज थीटा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा माना हमने, और वो कितना यहाँ पर हमने कह दिया सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो जाएगा। देन डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डी एस कॉस थीटा होता है, थीटा आपका क्या ले रखा हमने 0, तो यहाँ से कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है भाई, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये डी फाई की वैल्यू ओनली ई डी एस रह जाएगी। और आप देख रहे हैं कि इसमें से जो कॉस वाला टर्म है थीटा की थीटा एंगल जो आपका ले रखा है एंगल, ठीक है, थीटा की वैल्यू रखने पर अगर किसी फॉर्मूले में से ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, ठीक है ना, अगर वो एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना, तो वो जो वैल्यू आती है ना निकल के, वो आपकी मैक्सिमम आती है ऑलवेज, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखी 0, तो यहाँ से थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टर्म है वो खत्म हो गया, यानी ओनली ईडीएस रह गया। तो ईडीएस रहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म खत्म हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे लिखा मैंने कितना फ्लक्स पास होगा अब इस कंडीशन में, मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा होगा। सबसे ज़्यादा जो फ्लक्स जो पास होता है ना दोस्तों, वो जब ही होता है जब कैसे रखा हो, सरफेस जो रखी हो कैसी रखी हो, फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हो, या आप कह सकते हैं कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है, जिस कंडीशन में वहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा होता है उस कंडीशन में, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स पास होने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी उस कंडीशन में, और इसका मतलब ये भी होता है कि पॉजिटिव फ्लक्स होगा यहाँ पर, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट आ गई। अब हम देखते हैं इसको फिगर से और समझ लेते हैं, इसकी फिगर और बना दे रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है दोस्तों। ये मैंने फिगर बनाई, देखो आप देख रहे हैं जो सरफेस है ना वो फील्ड के कैसे रखी है, परपेंडिकुलर है, सरफेस को रखा है मैंने परपेंडिकुलर, यही तो लिखा है सरफेस फील्ड के साथ कैसे रखी है, परपेंडिकुलर। बट यहाँ से जो सरफेस का जो एरियल वेक्टर होगा ई वेक्टर, सॉरी डी एस वेक्टर, सरफेस का जो एरियल वेक्टर होगा डी एस वेक्टर, वो ई के साथ कैसा है, सेम डायरेक्शन में है, यानी अब यहाँ पर ई और डी एस वेक्टर के बीच आप देख रहे हैं 0 एंगल है, ठीक है। यही दोनों बातें मैंने ऊपर लिखी हुई है, फिगर से भी समझ लीजिए आप, ठीक है। ई वेक्टर और डी एस वेक्टर कैसे हैं आपके, सेम डायरेक्शन में है, ठीक, सेम डायरेक्शन में, बट ई वेक्टर के साथ जो सरफेस है ना, सरफेस जो रखी हुई है, सरफेस परपेंडिकुलर रखी हुई है फील्ड में, तो दोनों ही बातें एक ही हैं, मैंने यहाँ पर लिखी है और बाई फिगर मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ। कंडीशन नंबर 2, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर। अब की बार हमने क्या लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ठीक है, और एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। वहां पर लिया था सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर ले रहे हैं हम परपेंडिकुलर। तो इस बार उल्टा हो जाएगा इसका, सरफेस और फील्ड कैसे आ रहे थे, पहले परपेंडिकुलर थे, लेकिन इस बार क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। बाई फिगर मैं आपको समझा दूंगा आगे चल के। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा 90, थीटा किसके बीच होता है, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच, जो कि कितना हमारा परपेंडिकुलर है, यानी 90, ठीक है। देन डी फाई कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स जो पास होगा इस कंडीशन में वो मिनिमम का मतलब है फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही होगी, या अगर 1-2 पास हो भी रही होंगी तो उससे जो फ्लक्स की जो वैल्यू रहेगी वो मिनिमम रहेगी, मिनिमम मतलब आप 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो बाई फिगर में इसे समझा देता हूँ इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर हमने जो सरफेस ली है, ठीक है ना, सरफेस जो रखी है वो ई वेक्टर के साथ कैसे रखी है, पैरेलल रखी हुई है भाई इस बार, ठीक है। सरफेस जो रखी है पैरेलल रखी है ई वेक्टर के साथ, बट अब हम इसका जो एरियल वेक्टर जो ड्रॉ करेंगे डी एस वेक्टर, वो कैसा होगा, ई वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो गया, थीटा इक्वल टू 90, इसलिए हमने थीटा यहाँ 90 लिया था। समझ में आया दोस्तों। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 3 की तरफ। कंडीशन नंबर 3 आपके सामने, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर, ठीक है, दोनों कैसे हैं इस बार, अपोजिट डायरेक्शन में है भाई। अगर ई वेक्टर इधर है तो डी एस वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा कितना होगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, दैट इज थीटा इक्वल टू 180। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन के लिए 0 आएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, देखो यहाँ पर सरफेस और सरफेस जो रखा है फील्ड के साथ, वो कैसा रखा है, इस बार भी परपेंडिकुलर हो गया, सेम फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई, बट यहाँ पर एंगल 180 आ जाएगा और कंडीशन फर्स्ट वाली आ गई ये भी, ठीक है ना।
तो वहाँ पर क्या था, मैक्सिमम था, तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, बट नेगेटिव होगा इस बार। तो चलिए हम करते हैं शुरू। थीटा 180 रखने से कॉस 180 हो गया, जो कि -1 होता है, तो नेगेटिव हो गया। तो देख रहे हैं इसमें से भी कॉस वाला टर्म खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम फ्लक्स तो पास होगा, बट नेगेटिव होगा फ्लक्स इस बार। पॉजिटिव फ्लक्स होता है जब किसी सरफेस में अंदर की तरफ जारी होती हैं फील्ड लाइंस, तो वहाँ पर फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और किसी सरफेस से बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं, तो उस कंडीशन में नेगेटिव होता है फ्लक्स। तो ठीक है ना, यहाँ पर भी फ्लक्स मैक्सिमम तो होगा, बट क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब मीन्स इस बार सरफेस से बाहर की तरफ निकल रही होंगी फील्ड लाइंस। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।